वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा के पेपर को हल करने जा रहे हैं। ये पेपर जालोर ज़िले का पेपर है जो आज हुआ है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया है कक्षा 9 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें 80 से 100% तक प्रश्न आएंगे। वो वीडियो यदि आप किसी राजस्थान के दूसरे ज़िले से हैं और आपके यदि विज्ञान का पेपर होना शेष है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में से कम 80%, ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक प्रश्न आएंगे। यानी 100 नंबर का आपके पेपर होगा तो उसमें कम से कम 80 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर के प्रश्न सिर्फ एक ही उस वीडियो से आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वार्षिक परीक्षा 2023 के कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जालोर ज़िले का है। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, इसका राइट उत्तर है ठोस CO2। दूसरा है, जिम्नोस्पर्म वर्ग का उदाहरण है, इसका राइट उत्तर है पाइनस। तीसरा प्रश्न है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु का मतलब जल कौन से तापमान पर उबलता है, तो जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो गया इसका क्वथनांक बिंदु। चौथा प्रश्न है, दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग की जाती है, तो इसका राइट उत्तर है अपकेंद्रण द्वारा। पांचवा प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं, राइट उत्तर है इसका शक्ति। छठा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसका राइट उत्तर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सातवां प्रश्न है, उसमें चारों ऑप्शंस आपके परीक्षा में गलत लिखे हुए आए थे। ठीक है, और इसका राइट उत्तर है, मैंने प्रश्न के सामने लिखा है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये इसका राइट मान है, जो मैंने लाल पेन से लिखा है ये इसका सही मान है, और ये मान किसी भी ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है। तो या तो इस प्रश्न में कोई भी टीचर है या तो उसमें बोनस अंक देगा एक, या फिर बोनस अंक नहीं दे तो वो ऑप्शंस राइट मानेगा, क्योंकि वो सिमिलर है। 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, इसमें या तो आपके बोनस नंबर मिलेगा या फिर आपके उत्तर राइट होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर है अधातु। नौवां प्रश्न है, उदरपातन का गुण होता है, इसका राइट उत्तर है कपूर में। 10वां प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और नमक का रासायनिक सूत्र होगा NaCl। ये 10 प्रश्न हो गए। अब सदक के इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक से लेकर अंतिम प्रश्न तक एक एक प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया जाएगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु से बनी होती है। इसका मैं स्टूडेंट को कई बार ट्रिक बताता हूँ। पी से पीतल, पी से पिताजी। पिताजी आपको नाम याद रखना है। पी का मतलब पीतल बराबर ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक, यानी पीतल है वो किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस जिंक। दूसरा प्रश्न है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तीसरा है, कैंसर के उपचार में समस्थानिक का उपयोग होता है, तो इसका राइट उत्तर है कोबाल्ट।
मैंने स्टूडेंट को कई बार ट्रिक से सिखाता हूँ, क से कैंसर, क से कोबाल्ट, यानी इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक? कोबाल्ट। अगला है कोशिका भित्ति, कोशिका में होती है। तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति कौन सी कोशिका में होती है? पादप कोशिका में। पांचवा प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के जनक कहलाते हैं। तो द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लीनियस। छठा प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। सातवां प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है A बराबर V माइनस U बटे T, ये होता है सूत्र। आठवीं खाली जगह है, रक्त एक उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। राइट उत्तर है संयोजी उत्तक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नाम लिखिए। तो ध्यान देना, पदार्थ की सामान्य तौर पर 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कई स्टूडेंट कहेंगे सर पदार्थ की तो 5 अवस्थाएं होती है ना। यदि नॉर्मली सवाल पूछे तो आप 3 अवस्था लिखो, ठोस, द्रव, गैस, तो वो राइट है। और यदि 5 लिखना चाहो तो 5 भी लिख सकते हो, ठोस, द्रव, गैस, ये होगी 3। और चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यदि आपने ये लिखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तो ये भी आपके राइट है। दूसरा प्रश्न है, विलयन किन किन से मिलकर बना होता है? तो इसका कई बार मैं सूत्र लिखवाता हूँ स्टूडेंट को, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय व विलायक। अगला प्रश्न है, 2 रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखिए। ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक नाम है, रासायनिक में न आ रहा है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। ये मैं ट्रिक से सिखाता हूँ। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में बोल रहा हूँ, 7 उदाहरण बोल रहा हूँ, उसमें से आप कोई भी लिख सकते थे। नंबर फर्स्ट है दूध से दही का बनना। दूसरा, अलमारी या लोहे में अलमारी में जंग लगना। तीसरा है कि जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो उसका हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस में बदलना। और अगला एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है कागज और लकड़ी का जलना। ठीक है। 5वां एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। 6ठा एग्जाम्पल है खाना पकाना। और 7वां एग्जाम्पल है भोजन का पाचन। इन 7 में से आप कोई भी 2 लिख सकते थे। ठीक है, बहुत सरल सवाल ये आया था आपके रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है 2 भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन के मैं 8 उदाहरण बोल रहा हूँ, उसमें से आपको कोई भी लिखने थे। जैसे पेड़ों को काटना। ध्यान देना, भौतिक परिवर्तन में भौतिक नाम है और भौतिक में न नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे नंबर फर्स्ट है पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटेंगे तो वो पेड़ ही रहेंगे, कोई दूसरी चीज़ तो नहीं बनेंगे। यानी पहला एग्जाम्पल पेड़ों को काटना। दूसरा एग्जाम्पल है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। भाई मक्खन पिघलेगा तो वो मक्खन ही रहेगा। ठीक है। जल का उबलकर वाष्प बनना। चौथा एग्जाम्पल जल में साधारण नमक का घुलना। 5वां एग्जाम्पल है फलों से सलाद का बनना। 6ठा एग्जाम्पल पौधों की वृद्धि। 7वें नंबर पर लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना। ध्यान देना, लोहे और के चूर्ण और बालू को मिलाएंगे तो लोहा भी अलग दिखेगा और बालू भी अलग दिखेगी। ऐसा नहीं है कि लोहे का चूर्ण और बालू मिलकर कोई दूसरा पदार्थ बना रहे।
अगला है जल से बर्फ का बनना। मैंने इतने एग्जाम्पल बोले, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको लिखने थे। 5वें नंबर पर है कमरे के ताप पर एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु का नाम है पारा, मरकरी, Hg। ठीक है, आप पारा लिखते तो भी राइट होता है। कमरे के ताप पर एक द्रव धातु का नाम लिखिए, राइट आंसर होता है पारा। 6ठे नंबर पर है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ध्यान देना, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। अगला है आपके परमाणु की 7वां प्रश्न है परमाणु की परिभाषा लिखिए। तो बिल्कुल सरल है इसका उत्तर कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है तथा उस तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, परमाणु कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। 8वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी J.J. टॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी E. गोल्डस्टीन ने। 90वें नंबर पर प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ये पेपर जो 9th क्लास का पेपर है वो सबसे सरल पेपर आया इस बार। 10वां प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक की बिल्कुल सरल परिभाषा है। ध्यान देना, समस्थानिक वाला सवाल रिपीट सवाल है। जैसे यहाँ पर आपको 10वें नंबर पर समस्थानिक का सवाल दिख रहा है और यहाँ पर पहले नंबर समस्थानिक का सवाल है, यानी दोनों सवाल सेम आए हैं। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। 12वां प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूपों के नाम लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप हैं गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं खंड ब में। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रश्न है समस्थानिक की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। बिल्कुल सरल है। ठीक है, समस्थानिक की परिभाषा क्या है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दूसरा प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इसका बिल्कुल सरल उत्तर है, क्या उत्तर लिखना था कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह परत कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को तो अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर आने देती है और वो अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके आया है तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका ऊतक का चित्र मैं बता रहा हूँ आपको, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसको अच्छी तरह से याद करके जाना। ठीक है, इस पार्ट में मैंने जो चित्र इम्पोर्टेंट बताए थे वो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक, ये 3 हो गए। ये 3 मैंने लगातार इम्पोर्टेंट बताए और तीनों के तीनों चित्र इस परीक्षा में आए। इसके अलावा मानव कान का चित्र, सोनार का चित्र,
और विभज्योतक का चित्र, जाइलम और फ्लोएम का चित्र। ये चित्र इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। एक है सोनार का चित्र, ये आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो ये तंत्रिका कोशिका में जो भाग है मैं बता रहा हूँ। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, डेंड्रोइड्स और तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय के अंदर होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, याद करके जाना इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने लिखा हुआ है 4 नंबर पर प्रश्न है, गति के प्रथम नियम को समझाइए। ध्यान देना, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें आपको क्या लिखना था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहती है, तथा यदि वह वस्तु गति कर रही है तो वह एक समान वेग से सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, ठीक है। ये था आपने न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 5वां प्रश्न है कि रंध्रों के कार्य लिखिए। रंध्रों के सिर्फ 2 कार्य अपने किताब में लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन करना, सेकेंड, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करना। 6ठा प्रश्न है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ध्यान देना, मुक्त पतन में है आपको परिभाषा लिखनी थी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गिरती है तो उस वस्तु को तो कहते हैं मुक्त पाती वस्तु और उस गति को कहते हैं मुक्त पतन। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न, इसका मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप देख लेना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना था आपको कि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जब कोशिका के उपापचय में बाधा आती है तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में लाइसोसोम फट जाते हैं और लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम अपने ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जाइलम व फ्लोएम के कार्य लिखिए। ध्यान देना, इसको मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ स्टूडेंट को। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, यानी जाइलम क्या करता है, जड़ से जल को लेकर पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुँचाता है। ये हो गया जाइलम का कार्य। ट्रिक समझ में आ गया। ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जल, यानी जाइलम उत्तक क्या काम करता है, जड़ से जल को लेकर, जल व खनिज लवणों को लेकर पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। ये हो गया जाइलम का कार्य। और फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड का मतलब भोजन, ठीक है। फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है कि पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या कार्य करता है, पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। 9वां प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। ध्यान देना, इसमें इतना ही प्रश्न पूछा है तो आप सीधे लिख सकते हो कि प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। नाम पूछे नहीं है, आपने 3 प्रकार लिखा है तो भी राइट है, लेकिन आपको इसका नाम भी लिखना है, ठीक है। 3 प्रकार की कणिकाएं, सबसे पहले RBC लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है WBC श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। देखो 10वां प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के उदाहरण लिखिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जिम्नोस्पर्म का आपके आगे भी ये सवाल आया है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस व पाइनस। अब सदन में भी सवाल आया है, इसमें भी आया है। इस बार इस पेपर में 2-3 सवाल रिपीट हुए हैं जो सेम टू सेम आए हैं, जैसे समस्थानिक वाला सवाल और ये जिम्नोस्पर्म वाला सवाल।
जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस, और एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्तबीजी पौधे, और आवर्तबीजी पौधे पुष्प वाले होते हैं, और पुष्प वाले कोई भी पौधों के नाम आप इसमें लिख सकते थे, जैसे गुलाब है, मोगरा है, मटर है, ठीक है, बहुत सारे पौधों के नाम आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। हाँ, 11वां प्रश्न है, ऊर्जा की परिभाषा और प्रकार लिखिए। देखो ये बिल्कुल सरल परिभाषा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा होगी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के प्रकार है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, और बहुत सारी और भी ऊर्जा होती है, जैसे कि ध्वनि ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई के स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के स्रोत का मतलब क्या? सिंचाई का मतलब हम खेत में पानी देते हैं, वो है सिंचाई। तो सिंचाई करने के लिए हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो है उनके स्रोत, और उनके स्रोत के नाम आपको लिखने थे, जैसे कि कुएं, नहरें, जल उठाव प्रणाली और तालाब, ये नाम आपको लिखने थे। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न है ये। सबसे पहले बात करते हैं, 0.5 मोल कार्बन परमाणु में कणों यानी परमाणु की संख्या ज्ञात करो। और देखो यहाँ पर n बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब ध्यान देना, आवोगाद्रो संख्या का मान यहाँ पर भी दिया हुआ है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आपके आवोगाद्रो संख्या का मान आया है। तो देखो इस पेपर में सवाल हिंट के तौर पर आए हैं, यानी यहाँ पर भी दिए हुए हैं, वहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये एक तरह से इसका उत्तर है। ठीक है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ। 6.022 यहाँ पर 22 दिख रहे हैं, 22 के बाद में कितने आते हैं 23, तो 10 की घात कितनी होगी 23। देखो यहाँ पर प्रश्न है 0.5 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका मैंने हल बताया आपको, ये मैंने हल किया है। कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। अब ध्यान देना, आपके संख्या ज्ञात करने का पूछे तो आवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। तो कणों या परमाणु की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या, यानी 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इनका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3.011 गुणा 10 की घात 23। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। ध्यान देना, कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब 0.5 मोल इसका मतलब आधा मोल, और आधे मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 का भाग दे दो, और 6.022 गुणा 10 की घात 23 में यदि 2 का भाग देंगे तो भी यही उत्तर आएगा। दोनों तरीके राइट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। बिल्कुल सरल सवाल था ये। देखो आपको प्रतीक देखते ही सीधे नाम लिखना था। देखो सबसे नंबर फर्स्ट पर है CaCl2। Ca का मतलब कैल्शियम, Cl2 यानी क्लोराइड, ठीक है, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पर है K2SO4। K का मतलब पोटेशियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो इसका रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। तीसरे नंबर पर है NH4Cl। NH4 का मतलब होता है अमोनियम, Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। अगला है अपने चौथे नंबर पर CaCO3। CaCO3 यानी कि CaCO3 यानी देखो Ca का मतलब हो गया कैल्शियम और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट।
15वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्यान देना, जब भी आपके परीक्षा में टिप्पणी वाला सवाल आए तो इसका मतलब आपको समझना है कि वायु प्रदूषण के बारे में जितना भी आपको आता है इसका उत्तर वो सब लिखना है। वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आपको लिखनी है वायु प्रदूषण की परिभाषा। वायु प्रदूषण की परिभाषा है कि वायु में हानिकारक प्रदूषकों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण किन कारणों से बढ़ रहा है? जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है इसलिए वायु प्रदूषण हो रहा है। ये वायु प्रदूषण के कारण बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि का दहन होता है, ठीक है, तो वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होगी तो भी वायु प्रदूषण फैलेगा। तीसरा है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसों से भी वायु प्रदूषण होता है। पहले होगी परिभाषा, फिर हो गए कारण। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम, जैसे कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी। और वायु प्रदूषण के परिणाम आप लिख सकते हो दो। नंबर फर्स्ट है, या वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम या फिर खराब प्रभाव आप लिख सकते हो। नंबर फर्स्ट है अम्लीय वर्षा, नंबर सेकंड धूम कोहरा। अम्लीय वर्षा में आपको क्या लिखना है कि कोयला और पेट्रोलियम को जब जलाते हैं तो क्या होता है कि हमको पता है कि हमें ये पता है कि जीवाश्म ईंधनों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन ये जब जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं और ये बारिश के साथ में मिल जाते हैं और अम्ल वर्षा करते हैं। और वायु प्रदूषण, और दूसरे नंबर पर धूम कोहरा। धूम कोहरा में आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण की सर्वाधिक उपस्थिति, या फिर कह सकते हैं वायु प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम कर देती है। सर्दी के मौसम में जल वायु के साथ में क्या होता है, संघनित होता है, उसे कहते हैं धूम कोहरा। और धूम कोहरा वायु प्रदूषण का संकेत है। आपको इतना लिखना था। 16वां प्रश्न मैंने स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम पहले से ही फिक्स कह दिया था कि नाइट्रोजन चक्र आपके एग्जाम में आना तय है, अच्छी तरह से याद करके जाना। नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिया हुआ है, ये चित्र बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं चित्र समझा देता हूँ, फिर आपको जो लिखना था वो समझाता हूँ। सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या लिखना था वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर क्या दिख रही है आपको, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है जिसका पेड़ पौधे सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तब ध्यान देना, नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण होगा तब क्या होगा, वो नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे और नाइट्रोजन के यौगिक पेड़ पौधों के अंदर जाएंगे और पेड़ पौधों से अमोनियाकरण होगा और अमोनिया का निर्माण होगा। और यदि जंतु इसको खाएंगे तो जंतु के शरीर में ये नाइट्रोजन जाएगी। उसके बाद में ये अमोनिया, जंतु जब नाइट्रोजन उत्पाद का त्याग करेंगे तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया से बनेंगे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट से बनेंगे नाइट्रेट और नाइट्रेट को वापस पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। और दूसरी प्रक्रिया में नाइट्रिफिकेशन होता है, वायुमंडल के अंदर भी होता है और औद्योगिक यानी उद्योग में भी होता है। इससे नाइट्रिफिकेशन से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट को वापस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और लास्ट कंडीशन में क्या होता है, जो जूम करके बता रहा हूँ यहाँ पर, लास्ट कंडीशन में ये होता है कि जो ये नाइट्रेट्स हैं इसका होता है डीनाइट्रिफिकेशन और वापस वो नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। ये हो गया नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाना था। आरेख के बाद में जो आपको लिखना था वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ध्यान देना, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होती है। अपने जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है। यह नाइट्रोजन गैस बहुत सारे अणुओं का भाग है। इसको मैं कई बार ट्रिक से सिखाता हूँ, जैसे नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल में भी न, इन सब के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन एल्केलाइड और यूरिया के अंदर भी होती है। और नाइट्रोजन इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे और जीव जंतु इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कैसे उपयोग करेंगे? सबसे पहले वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है 78%, उसको कुछ बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलते हैं। ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फली वाले पौधों की जड़ें होती है और जड़ों के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसको कहते हैं ग्रंथिकाएं, और इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं और नाइट्रोजन के यौगिकों को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब ध्यान देना, पहला तरीका तो मैंने ये बता दिया कि जीवाणु कैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि जब आकाश के अंदर बिजली चमकती है तब वायु के अंदर ज़्यादा ताप और दाब पैदा होता है, तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये भौतिक क्रिया द्वारा भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ में मिलकर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और ज़मीन पर ये गिरते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे इनका उपयोग करते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और इसको बदलते हैं एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा दूसरे जटिल यौगिक भी बनते हैं। और प्रोटीन और जटिल यौगिकों का उपयोग जब पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं तो प्रोटीन का उपयोग जंतु करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? उनके शरीर में जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, जो जटिल यौगिक है, उनको सरल यौगिक में बदलते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में बदलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को सीधे नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। चक्र का मतलब क्या है कि जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर समाप्त होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में थी और अल्टीमेटली लास्ट में भी कहाँ जाती है? वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो आपको लिखना था वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो अपने मूल रूप में होती है, उसके बाद में वो मूल रूप से सीधे बदल जाती है यौगिक में, और यौगिक से जाती है जंतुओं और पौधों के शरीर में और वापस नाइट्रोजन गैस के रूप में वातावरण में चली जाती है। इस चक्र को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। आगे बढ़ते हैं, फसल चक्र के फायदे बताइए। ध्यान देना, जो पेपर आपको बता रहा हूँ इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, 80 से 100% आने वाले सवाल का वीडियो बनाया था। उस वीडियो में से 90 से ज़्यादा नंबर के प्रश्न इसी वीडियो से आए, एक वीडियो से आए। आप राजस्थान के दूसरे ज़िले से हो जिनके विज्ञान की परीक्षा होना शेष हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। एक तो आप पूरी किताब पढ़ोगे और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ोगे, और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 80 से 100 नंबर आपको आ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से आप याद करना। 17वां प्रश्न है, फसल चक्र के फायदे बताइए। ध्यान देना, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। ध्यान देना, फसल चक्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कटाई के बाद में कौन सी फसल उगानी है, किसके आधार पर? नमी व सिंचाई के आधार पर। फसल चक्र का सबसे बड़ा फायदा ये लिखा हुआ है कि एक वर्ष के अंदर हम 2 या 3 फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, यानी एक प्रश्न आपके 5 नंबर का है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ध्यान देना, मैं 6 अंतर बता रहा हूँ, ठीक है। 6 के 6 अंतर आपको लिखने थे। नंबर फर्स्ट पहले लिखना, आप देखो जब भी अंतर आए तो आपको सारणी बनानी है। सबसे पहले लिखना है पादप कोशिका, दूसरे नंबर पे लिखना है जंतु कोशिका।
पादप कोशिका में सबसे पहले लिखना है, पादप कोशिका में इसमें सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में पादप कोशिका में सेंट्रोसोम यानी तारकाय नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम यानी तारकाय पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर है, पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ी होती है और पूर्ण रूप से विकसित होती है, और जंतु कोशिका में रसधानियाँ अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। 5वें नंबर पर आपको याद रखना था कि इसमें केंद्रक होता है, पादप कोशिका में केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक होता है वो मध्य में होता है। लास्ट अंतर है, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है। अथवा में है, पादप और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, यह है पादप कोशिका का चित्र, बड़े ध्यान से देखना। आपको परीक्षा में ये चित्र बनाना था। यह है पादप कोशिका का चित्र। एक बार मैं फिर से आपको कह दूं, इम्पोर्टेंट चित्र में नंबर फर्स्ट पादप कोशिका, सेकंड जंतु कोशिका, तीसरे नंबर पर तंत्रिका ऊतक, चौथे नंबर पर जाइलम व फ्लोएम का चित्र, 5वें नंबर पर विभज्योतक का चित्र, 6ठे नंबर पर सोनार का चित्र, और 7वें नंबर पर मानव कर्ण का चित्र। ठीक है। ये चित्र, और 7वें एक और आप एक्स्ट्रा जोड़ देना, उदरपातन विधि का चित्र। ये आप अच्छी तरह से याद करके जाना। इतने ही चित्र है, इनमें से आपके परीक्षा में आएंगे। ये हो गया पादप कोशिका का चित्र। और जंतु कोशिका का चित्र ये आपके सामने दिख रहा है, ये है जंतु कोशिका का चित्र। ये दोनों चित्र आपको बनाने थे। अथवा में प्रश्न था, या तो अंतर लिखना था या चित्र बनाने थे। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जीवों में पंच जगत प्रणाली की व्याख्या कीजिए। जीवों में पंच जगत प्रणाली की व्याख्या कीजिए। पंच जगत यानी 5 जगत। इसमें आपको वी टेकर का 5 जगत वर्गीकरण लिखना था। ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर इस प्रश्न का उत्तर हल करवाया हुआ है, अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर वी टेकर का पंच जगत वर्गीकरण है, उसका वीडियो बना हुआ है, आप अच्छी तरह से देख लेना। आपकी परीक्षा के लिए 99.99% यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके आने की पूरी संभावना है। वी टेकर का पंच जगत वर्गीकरण या 5 जगत वर्गीकरण, वो वीडियो जरूर देखना, आपके फायदा मिलेगा। 5 नंबर का बड़ा प्रश्न राइट हो जाएगा। अथवा में प्रश्न है, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के मूल आधारों में जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है, समझाइए। ध्यान देना, एक तरफ है जंतु और एक तरफ है पौधे, उनका वर्गीकरण करने का जो मूल अंतर है वो क्या है। सबसे सरल इसका उत्तर था, आपको लिखना था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पौधों की। ध्यान देना, पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है और जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। पहला मेन अंतर ये है। दूसरा अंतर है कि पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला है कि पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब पादप है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पादप तो होते हैं स्वपोषी, लेकिन जंतुओं के अंदर न तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, और अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो वो जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर
करेंगे, यानी वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये जंतु कैसे होते हैं, विषम पोषी। ये हो गए जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण में मूल अंतर। लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ध्यान देना, जब भी आपके परीक्षा में तुलना आए या अंतर आए तो आपको सारणी बनानी है। सारणी बनाओगे तो राइट होगा। सबसे पहले आपको लिखना है गुण, फिर लिखना है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। देखो इसमें भी हिंट वाला सवाल आ गया। इसमें आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले आप गुण में नंबर फर्स्ट लिखोगे खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है ई माइनस, प्रोटॉन का प्रतीक है पी प्लस। ठीक है, स्मॉल ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है स्मॉल ई माइनस, प्रोटॉन का प्रतीक है स्मॉल पी प्लस और न्यूट्रॉन का प्रतीक है स्मॉल एन। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पर होता है प्लस और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000वां भाग होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग 1 इकाई होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। अथवा में प्रश्न है जे थॉमसन मॉडल या जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को समझाइए। यानी इस प्रश्न में हमें क्या लिखनी है, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को लिखना है। तो इसमें ध्यान देना, थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने एक बात क्लियर कही थी कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने के उतने प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब उस टाइम उसने ये कहा था कि परमाणु के अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, ऋणावेश। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ जे थॉमसन मॉडल की कमी। जे थॉमसन मॉडल की कमी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जे थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु के अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने के उतने ऋणावेश होते हैं। ठीक है, और इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना विभिन्न तत्वों की परमाणु संरचना भिन्न भिन्न होती है और जिनकी व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। और दूसरे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए उस प्रयोग के परिणामों को ये नहीं समझा सका। यानी थॉमसन मॉडल की 2 कमियां थी। नंबर फर्स्ट, अलग अलग तत्वों की परमाणु संरचना अलग अलग होती है और उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। और दूसरा है, दूसरे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए जो प्रयोग किए उस प्रयोग के परिणामों को वो नहीं समझा सका। ठीक है, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल की कमी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की कमी। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नंबर फर्स्ट इसकी कमी क्या है कि गोलाकार कक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो परमाणु क्या होता, अस्थिर होता, लेकिन परमाणु क्या होता है, स्थायी होते हैं। कहने का मतलब रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपने कहा है कि भाई परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, तो क्या चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब चक्कर लगाने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए और जब वो चक्कर लगाएगा तो बार बार अपनी ऊर्जा बाहर निकालेगा, ऊर्जा विकिरित करेगा और ऊर्जा विकिरित करेगा तो अंत में उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो नाभिक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से टकरा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है।
ठीक है दीदी, ऐसा होता तो परमाणु क्या होता, अस्थायी, लेकिन परमाणु कैसा होता है, स्थायी। यानी इसको रदरफोर्ड मॉडल समझा नहीं सका, ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। इस पेपर के मैंने एक से लेकर लास्ट तक एक एक प्रश्न के 100% सही उत्तर मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।